So we were discussing conversion of infix to postfix, right? We have done it manually. Now you can do the same using a stack. ओके, यूजिंग अ स्टैक का क्या मतलब है कि आप जो कन्वर्जन है उसको एक स्टैक की हेल्प से कैसे कर सकते हो कि आपको मैनुअली शिफ्टिंग ना करनी पड़े। जैसे अभी मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी। a प्लस बी अगर है तो पोस्टफिक्स में क्या लिखते थे, ए बी प्लस, फिर ए बी प्लस को हम x ले लेते थे और बाकी एक्सप्रेशन सॉल्व करते थे। फिर हम सारी मतलब जितने हमने x y z जो लिए होते थे फिर हम उनको दोबारा प्लेस करते थे। तो वो एक तरीका है। बट अगर हम बोल रहे हैं कि ये स्टैक की एप्लीकेशन है तो हम यूजिंग स्टैक ये काम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मुश्किल लग रही है होगी आपको क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअली मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एक्सप्रेशन लेके तो आपको ईजी लगेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, दो ही टाइप के हम कन्वर्जन्स करते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। मतलब या तो इनफिक्स में होता है आपका, आप उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हो, या होता है इनफिक्स और आप उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स भी होता है वैसे, बट वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में आप जो एक्सप्रेशन है उसको लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हो। लेफ़्ट टू राइट स्कैन करने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है यूजिंग स्टैक तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ओपनिंग ब्रैकेट, देन आई विल पुश दिस a, देन प्लस, देन b। मतलब इसमें आप प्रेसिडेंस जो है अभी हम खुद से सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे दोनों और फिर हम मल्टीप्लाई पे आएंगे, राइट। बट इन द केस ऑफ स्टैक हमें नहीं पता कि किसका प्रेसिडेंस हाई है किसका प्रेसिडेंस लो है, तो हम बस क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो हम लेफ़्ट टू राइट कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर हमारे पास ब्रैकेट है, मतलब सेकेंड वो ले लो कि अगर ऑपरेंड है तो हम इसको डायरेक्ट कहाँ रख देते हैं, आउटपुट में। तो इसके लिए मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल लेके, और फिर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व करती जाऊंगी और फिर हम दोबारा एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं बस स्टैक इसका मतलब एक्सप्रेशन सॉल्व भी कर सकते हैं बट मैं इसका इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं कुछ ऐसी, अगर आपके पास एग्ज़ाम में भी आएगा तो आपको ऐसा ही टेबल बनाना होगा। स्कैन जो सिंबल कर रहे हो, स्टैक जिसमें कि हम पुश कर रहे हैं कुछ वैल्यू, और पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन। तो एज यू नो माई स्कैन सिंबल विल स्टार्ट फ्रॉम, मतलब स्कैनिंग ऑफ सिंबल विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो स्कैन सिंबल इज़ 5। तो अब इसमें उसने क्या बोला है, if the scan character is an operand, output it. Output it मतलब directly you have to place it in postfix expression. So my directly scan symbol is 5, so it will go to postfix expression. Next is operand, sorry next is operator. ठीक है, अब स्कैन करेक्टर अगर ऑपरेंड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ऑपरेटर। तो इफ द स्कैन करेक्टर इज एन ऑपरेटर वी हैव टू चेक द प्रेसिडेंस ऑफ द स्कैन्ड ऑपरेटर इन द स्टैक। अभी हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। कोई और अगर यहाँ पे पहले से होता तो हम क्या चेक करते कि जो इनकमिंग है वो बड़ा है या जो एग्जिस्टिंग है वो बड़ा है। उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने ये क्या किया, स्टैक पे पुश कर दिया, जैसे ही हमें ऑपरेटर मिलेगा हमने उसको किस पे पुश कर दिया, स्टैक पे। फिर नेक्स्ट मेरे पास आया ओपनिंग ब्रैकेट, ये भी ऑपरेटर है तो ये हमने कहाँ पे पुश कर दिया, स्टैक पे। और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या रहा है मेरे पास, 5। ठीक है, नेक्स्ट है 6, ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेंड है,
तो ये कहाँ चला जाएगा, एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट इज प्लस। अब ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का या डिवीजन का या कोई और साइन होता तो हम कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करते, वो मैं अभी आएगा, अभी बताती। 5 6। नेक्स्ट इनकमिंग ऑपरेटर इज 2। ओके, so this is as it is, 5 6 2, and now a closing bracket. Now what you have to do whenever you approach any closing bracket, you have to pop all the elements after the opening bracket. तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपके पास closing bracket आया तो जो भी स्टैक में आपको क्या करना है, पॉप करना है। पुश हम कर रहे हैं, अगर मैं इसको आपको एक रिप्रेजेंटेशन करूं स्टैक जैसी, तो जब मैं पुश कर रही हूँ तो सबसे नीचे ये है, फिर हमने पुश किया तो ये आ गया, फिर हमने पुश किया तो प्लस आ गया। अब जैसे ही मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया, मुझे नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट तक सारे एलिमेंट्स क्या करने हैं, पॉप, सारी वैल्यूज क्या करनी है, पॉप। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक स्टार, और ये जो आपका प्लस है ये पॉप होके आ जाएगा यहाँ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, माइनस। अब जो मैं एक्सप्रेशन इतनी देर से आपको बोल रही थी कि मैं प्रेसिडेंस चेक करना है, प्रेसिडेंस चेक करना है, तो वो अब हम चेक कर रहे हैं। प्रेसिडेंस का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन की हायर प्रेसिडेंस है और सब्ट्रैक्शन की उससे कम है, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका सब्ट्रैक्शन आ रहा है स्टैक में रखने के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन है उसकी प्रेसिडेंस हायर थी, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन दिखेगा ऐसा कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओपनिंग ब्रैकेट, ये आ गया आपका ओपनिंग ब्रैकेट, 5 6 2 प्लस स्टार, फिर आपका है 12 माइनस 5 6 2 प्लस स्टार 12, फिर है आपका डिवीजन का सिंबल। अब आप मुझे बताओ डिवीजन का सिंबल क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट ये चला जाएगा स्टैक में। अब नेक्स्ट है क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या मतलब है, क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या मतलब है कि जो भी ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ, वहां तक के सारे एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा हम डिवीजन। पहले 4 भी तो आएगा ना। अच्छा, क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले 4, यहाँ पे एक आ जाएगा 4, 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4। ठीक है, और फिर जब लास्ट में हम ये मान के चलते हैं, स्टार्टिंग में जब हम स्कैन करते हैं, तो अगर किसी भी इसके आसपास ब्रैकेट्स नहीं होते, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले एक ऐसा पुश कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम उसको पॉप कर लेते हैं, तो ये जो माइनस साइन है वो भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो लास्ट में जो आपका एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बनेगा। और एग्जाम में आपको जब भी सॉल्व करना होगा तो यूजिंग स्टैक करना होगा। तो ये आपका इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स है यूजिंग दी स्टैक। ठीक है, अब एल्गोरिदम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके पास स्कैंड ऑपरेटर जो है उसकी प्रेसिडेंस ग्रेटर है, ठीक है, उसकी प्रेसिडेंस ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पड़ा है प्लस, ठीक है, स्टैक में, और इनकमिंग है स्टार, ये इनकमिंग है, तो अगर ये क्या है, इसकी प्रेसिडेंस हायर है, स्टार की प्रेसिडेंस इससे हायर है, तो आपको इसको क्या करना है, पुश। तो इस केस में आपका स्टार भी कहाँ पुश हो जाएगा, स्टैक में। ठीक है, एल्स पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू इन प्रेसिडेंस देन दैट ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर। अब मानो मेरे पास ये दो ऑपरेटर्स हैं स्टैक में और इनकमिंग है प्लस। ठीक है, प्लस का क्या मतलब है कि इसकी जो प्रेसिडेंस है वो इनसे क्या है, स्मॉल है। तो आपको क्या करना है, सारे वो ऑपरेटर्स चेक करने हैं जिसकी प्रेसिडेंस इससे ग्रेटर है या इक्वल है। मतलब अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो ये तीनों क्या हो जाते, पॉप, और ये पॉप होके कहाँ चले जाते, पॉप कैसे होंगे, मगर
पहले ये पॉप होगा, फिर ये, और फिर माइनस। ठीक है, जिस सीक्वेंस में स्टैक में पड़े हैं उससे अपोजिट सीक्वेंस में कहाँ जाएंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, क्योंकि स्टैक का मतलब क्या होगा, स्टैक का मतलब होगा कुछ ऐसा डेटा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जब आप पॉप करोगे तो पहले डिवाइड को पॉप करोगे, फिर स्टार को, फिर माइनस को। ठीक है, तो जितने भी पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू इन प्रेसिडेंस देन दैट ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर। ठीक है, आफ्टर डूइंग दैट पुश द स्कैंड ऑपरेटर टू द स्टैक, मतलब ये जब सारे पॉप हो जाएंगे तो हमारे स्टैक में कौन सा आ जाएगा, प्लस। ठीक है, ठीक है, बट एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि कहाँ तक करना है ये काम, सिर्फ एक जहां तक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आते, मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा पड़ा हुआ है तो आप ओपनिंग पैरेंथेसिस के इस तरफ नहीं जा सकते, आप सिर्फ इसी को पॉप कर पाओगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के इधर जाओगे तो इसका मतलब आप मेन जो आप ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो उससे बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इफ यू एनकाउंटर पैरेंथेसिस while popping then stop there and push the scanned operator after the parenthesis, तो ये पॉप हो जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, if the scanned operator scan character is bracket, push it to the stack. If the scan character is a closing bracket, pop the stack and output it until a opening is encountered and discard both the parentheses. ठीक है, repeat these steps until whole infix expression is scanned. Print the output, pop an output from the stack until it is not empty. इसको रहने दो, ये देखो, पॉप एंड आउटपुट फ्रॉम द स्टैक अंटिल इट इज नॉट एम्प्टी। जब आपका पूरा स्कैन एक्सप्रेशन खत्म हो गया है इनफिक्स वाला, ठीक है, तब जितने भी स्टैक में रिमेनिंग एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे पॉप करने हैं। जैसे कि हमारे इस केस में जब हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो गया था तो उसके बाद माइनस पड़ा था, तो हमने इसको पॉप करके यहाँ लास्ट में प्लेस कर लिया था। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है, लिखो और इसको अभी के अभी 2 मिनट में सॉल्व करो। और कोई डाउट आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, 10 मार्क्स में भी आ सकता है। एक ही एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए और उसको ही आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों में कन्वर्ट करना हो, तो ऐसा पॉसिबल है और आता ही आता है ये क्वेश्चन। तो ये आप सॉल्व करके देखो, ये आना बहुत ज़रूरी है आपको। फिर इसके बाद हम जाएंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स में, और इनमें एग्ज़ाम में कोड नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कोड का, बट कोडिंग में ज़्यादा मत पढ़ो। पर ये जो कन्वर्जन है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। एल्गोरिदम भी कई बार वो पूछ सकते हैं, अगर आपको पता है कि कन्वर्जन कैसे करना है तो एल्गोरिदम आप खुद अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व करो। मैं तब तक कोई लॉबी में है उनको एडमिट करती हूँ, या और अटेंडेंस मुझे बता दो कौन कौन आप में से क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, कौन कौन एब्सेंट है वो बता दो। अभी अप्रॉक्सीमेट 16 लोग एब्सेंट हैं। मैं लिखती हूँ साथ साथ, आप चेक करते जाओ कि आपका एक्सप्रेशन आप ठीक से लिख पा रहे हो या नहीं। ये स्टैक है, ये पोस्ट फिक्स है। अब क्या होगा, इनकमिंग जो है इससे बड़ा है, तो क्या करोगे, अब इनकमिंग क्या है, अब इनकमिंग आपका जो है वो है इससे
मतलब ये ग्रेटर है जो एग्जिस्टिंग है और ये जो है ये इक्वल है, तो क्या होगा, जितने भी इससे ग्रेटर या इक्वल है वो क्या हो जाएंगे, पॉप। तो इसका मतलब पहले हमारा स्टार पॉप हो जाएगा और फिर प्लस पॉप हो जाएगा, और ये जो स्कैंड वाला वेरिएबल है जो इनकमिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्रैकेट, तो वो ब्रैकेट एज इट इज ए बी सी इंटू प्लस, फिर आपका डी, एक्सक्यूज मी मैम। हम्म मैम ये जो आप पॉप करा रही हैं ऑपरेटर्स को, इसका प्रेसिडेंस समझ नहीं आ रहा कि कभी पॉप हो जाता है और कभी एज इट इज लिख लेते यही तो बता रही हूँ। अब ये जो है स्टार जो है इसका प्रेसिडेंस आप लिख के रखो, देखो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो, या सिंपल आप प्रेसिडेंस लिख के रखते हो तो भी, ब्रैकेट्स को भूल जाओ, सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का वन होता है, वन इज एक्सपोनेंट, नंबर टू इज डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, नंबर थ्री इज प्लस एंड माइनस। तो अगर इनकमिंग जो है उसका प्रेसिडेंस हाई है, उसका प्रेसिडेंस हाई का मतलब उसको हमें पहले सॉल्व करना चाहिए, तो उस केस में आपके पास स्टैक में जो वैल्यूज़ हैं उनको आप इधर पॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास एक हाइयर प्रेसिडेंस की वैल्यू है तो पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो जब भी पॉप होगा वो होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई छोटे प्रेसिडेंस का पड़ा है, जैसे प्लस या माइनस पड़ा है और स्टार आ रहा है, तो आपको उसको स्टैक में पुश करना है। ठीक है, बट जब मेरे पास प्लस आ रहा है, प्लस क्या है, लोअर प्रेसिडेंस का है, और उससे हाइयर प्रेसिडेंस के अगर इसमें पड़े हैं स्टैक में, या इक्वल प्रेसिडेंस के भी पड़े हैं, मानो यहाँ पे माइनस होता या एक और प्लस होता, तो जितने भी हैं वो सारे आपको क्या करने हैं, पॉप करने हैं। ठीक है, तो जिस केस में हायर प्रेसिडेंस वाला आ रहा है उस केस में आप उसको डायरेक्ट स्टैक पे पुश कर रहे हो, जिस केस में लोअर प्रेसिडेंस वाला आ रहा है तो उस केस में जो भी स्टैक में वैल्यूज उससे हायर या उसके इक्वल है उनको हम पॉप करके आपके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, हैं। ओके मैम। सॉल्व करके देखो, सॉल्व करते जाओगे तभी आपको समझ आएगा। अब आ रहा है नेक्स्ट एक्सप्रेशन, क्या है, प्लस, राइट। अब क्या होगा बताओ, मैम प्लस ब्रैकेट और स्टार उधर पोस्ट फिक्स में चले जाएंगे और ये एज इट इज प्लस नहीं इधर स्टैक। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्लस, सिर्फ आपका जो स्टार है वो जाएगा, पैरेंथेसिस से इधर वाले कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। पैरेंथेसिस कब हम हटा सकते हैं, जब हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है, उससे पहले हम पैरेंथेसिस को नहीं हटा सकते। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ एक स्टार पॉप होगा और इधर इस एक्सप्रेशन में चला जाएगा, और जो इनकमिंग आपका प्लस है वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसके बाद एफ है, फिर उसके बाद है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस का क्या मतलब है, जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है उस तक सभी जो भी ऑपरेंड्स आपके रखे हैं उनको क्या करो, पॉप। तो ओपनिंग ब्रैकेट तक, ओपनिंग पैरेंथेसिस तक सब कुछ हमने क्या कर लिया, सब कुछ मतलब एक ही है, प्लस वो हमने क्या कर लिया, पॉप। अब इसके बाद है इनटू। अब इनटू जो है आपका इससे ग्रेटर प्रेसिडेंस का है, तो ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ, फिर ए बी सी इंटू प्लस डी ई एफ प्लस, और इसके बाद आ जाएगा जी, तो ए बी सी इंटू प्लस
DE इंटू F प्लस G। अब आपके पास और कोई स्कैन करने के लिए नहीं बचा है, तो अब ये जितने भी रिमेनिंग है ये क्या हो जाएंगे, पॉप। और ये रिमेनिंग पॉप होने का मतलब G के बाद क्या आ जाएगा, पहले स्टार और फिर आ जाएगा प्लस। ठीक है, कोई डाउट है अभी इसमें किसी को? आप लोग सॉल्व कर रहे थे, कहाँ गड़बड़ हुई चेक करो और बताओ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। यस, एनीवन? मैम थर्ड लास्ट स्टेप में F के बाद जो प्लस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये वाला प्लस, यस मैम। देखो के बाद जब हमारे पास, हाँ जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट आने का क्या मतलब है, आपको स्टैक में से वो सारे ऑपरेंड्स पॉप करने हैं जो किसी ओपनिंग ब्रैकेट के बाद है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट मिलने तक, मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट को एक उसका सब्सिक्वेंट ओपनिंग ब्रैकेट मिलना चाहिए। तो जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम ये चेक करते हैं कि ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे है, तो हम स्टैक से वैल्यूज पॉप करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो वहाँ रुक जाते हैं। तो यहाँ वहाँ रुकने के बाद ये दोनों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ब्रैकेट्स को, क्योंकि ब्रैकेट्स हमारे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में नहीं आते। ठीक है, तो अगर हम ये क्लोजिंग ब्रैकेट आते ही हमारा ये जो प्लस है ये यहाँ से पॉप होके कहाँ आ गया, आपके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आ गया, और ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये हमने डिस्कार्ड कर दिए। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम कोई और लेके सॉल्व करना चाहते हो? एक और प्रॉब्लम देती हूँ आपको, वही जो हमने उस दिन लिया था जिसका हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों निकाला था। आप ये प्रॉब्लम को सेम उस तरीके से सॉल्व करो जो भी हमने एक्सप्लेन किया, उस दिन हमने सॉल्व किया था, उसका सॉल्यूशन आपके पास है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, और ये जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो आपको किसी भी टाइम पे समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपके पास भी लिखा हुआ होगा, और सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आना चाहिए। अभी भी 119 ही अटेंडेंस है, तो CIT और CS के जो भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आप प्लीज़ नोट करके रखो कौन कौन एब्सेंट है। हम जो बाद में ज्वाइन करें फिर उसका कैसा पता चले? बाद में कब ज्वाइन करेंगे, अब ज्वाइन करने का क्या मतलब है, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए और अभी भी 119 ही है। अब इसके बाद कोई ज्वाइन करे भी तो करे। आई हैव डाउनलोडेड द अटेंडेंस। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं 9 पे ज्वाइन हुआ था मैम। लिंक मैम मिलती नहीं है, हम इस चैनल की हम अलग अलग चैनल खुलते हैं कहीं जाते हैं तो हमें मिलता नहीं है मैम। अरे आप जब भी ज्वाइन हो जो भी हो, मुझे अटेंडीज इस टाइम 119 दिखा रहा है, मैं ये बोल रही हूँ, आपके टाइम से नहीं मुझे मैम, कुछ लेना इसकी देना नहीं। एक मैम एक लिंक होती है, हम एक चैनल होता है, हम अलग अलग जाते हैं, हम तो मिलता नहीं है। हम 9 5 6 तक तो हम लोग मैम यही ढूंढते रहते हैं कहाँ पे है कहाँ पे है। देखो आपकी जो भी DS की क्लास है वो CS और CIT कंबाइंड वाला एक जो चैनल है उसमें होती है। उसमें दो ही क्लासेस होती हैं, एक सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की, एक डेटा स्ट्रक्चर की। तो जब भी डेटा स्ट्रक्चर या सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास हो तो आपको कंबाइंड वाले में आना है। ठीक है, मैम देखते तो है लेकिन हमें मिलता नहीं है वहाँ पे भी।
ऐसा नहीं होता, आपको याद रखो वहाँ पे मेंशन है कि मंडे की क्लास एक है, एक थर्सडे की क्लास है, 2 ही तो लिंक्स हैं, उसके अलावा कोई लिंक ही नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में, तो और तो मुझे पता नहीं, बट डेटा स्ट्रक्चर में 2 ही लिंक्स हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम से देखते हैं। हम्म। सॉल्व करो, 1 सेकेंड। मैम मैम का म्यूट हो गया है। बहुत देर से म्यूट था क्या? यस मैम। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो आप लोग
या एल्गोरिदम समझाया था, समझ आया था? मैम लास्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ था मैम, ये वाला पार्ट तो पता नहीं चला ही क्या। अच्छा, मैंने अभी एल्गोरिदम समझाया, आपने वो नहीं सुना? नो मैम नहीं। ओके ओके, वेट अ मिनट, ये नहीं चल रहा है स्लाइड। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हमें इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है यूजिंग स्टैक। ठीक है, अभी अभी जस्ट मैंने सिलेबस चेक किया है, आपका जो एग्जाम है उसमें इनफिक्स टू प्रीफिक्स मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इनफिक्स टू प्रीफिक्स एग्जाम में मैंने देखा है 1-2 बार पूछा गया है। तो चाहे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पोस्ट फिक्स से। आपको सिर्फ एक छोटे मोटे थोड़े चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस आप सुन लो, आगे फ्यूचर में आप गेट के लिए या कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट ही सब्जेक्ट है, इसलिए हम ये एक्सप्लेन हम कर रहे हैं आउट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए, इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिवर्स करना है जो भी इनकमिंग स्ट्रिंग है। जैसे मेरे पास अगर ये स्ट्रिंग गिवन है 2 × 3 डिवाइड बाय 2 - 1, तो ये कैसे दिखेगी? पहले ये क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर 1, फिर माइनस, फिर 2, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर 3, फिर इनटू, फिर 2। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, उसके बाद एवरीथिंग इज सेम। यू हैव टू स्कैन द करेक्टर्स वन बाय वन। अगर ऑपरेंड मिलता है तो आप उसको प्रीफिक्स में डाल दो, मतलब आउट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में डाल दो। अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो स्टैक पे पुश करो, वहाँ हम ओपनिंग को पुश करते थे, यहाँ क्लोजिंग को करना है। अगर आपका करेक्टर ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो आपको क्लोजिंग जब तक नहीं मिलता तब तक सारे क्या करने हैं, पॉप करने हैं स्टैक से। ठीक है, अगर जो इनकमिंग है वो ऑपरेटर है तो सेम रूल है कि अगर ग्रेटर है तो पुश करना है, अगर लेस या इक्वल है तो पॉप करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, रिवर्स होगा प्रीफिक्स का। तो आप उसको दोबारा रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ पहले रिवर्स करना है और लास्ट में दोबारा रिवर्स करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, प्रीफिक्स में। ठीक है, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, इसमें रिवर्स कर लिया है। तो रिवर्स के लिए ये मेरा क्लोजिंग 1 - 4, फिर ये ओपनिंग, फिर इंटू 5 प्लस क्लोजिंग 1 - 2 ओपनिंग डिवाइड बाय 3 × 2। ठीक है, अब वन बाय वन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम क्या कर रहे हैं, अब स्कैन कर रहे हैं। तो दिस इज 1 is going directly to the stack. Okay, then next is 4, right, 4, 1, 4, then opening bracket। ओपनिंग ब्रैकेट का क्या मतलब है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलने तक सारे क्या हो जाए, यहाँ पे पॉप होके यहाँ पे आ जाए, तो प्रीफिक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, अब आप कुछ भी लिखोगे या वो करोगे तो आपको लगेगा कोई ऑपरेटर है, इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ इसमें, एम्प्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टार। स्टार यहाँ 1, 4 नेगेटिव, फिर आ रहा है आपका 5, स्टार 1, 4 नेगेटिव 5, फिर अब आपका आ रहा है प्लस। प्लस आने का क्या मतलब है, अब प्लस आने का मतलब है हमें चेक करना है कि कोई इससे बड़ी प्रेसिडेंस का या इक्वल प्रेसिडेंस का स्टैक में तो नहीं पड़ा। अब इससे ऊपर प्रेसिडेंस का पड़ा है तो ये हमको क्या करना है, पॉप करके प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में इसको मूव करना है। तो ये स्टार मूव हो गया यहाँ और ये प्लस आ गया यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोजिंग ब्रैकेट, तो प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट एज इट इज 1, 4 - 5 इंटू देन 1, नेक्स्ट एलिमेंट इज 1, 1, 4 - 5 इंटू 1, नेक्स्ट इज माइनस। अब क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑपरेटर नहीं है इससे बड़ा, ये आ गया 1। अब इसके बाद क्या है 2,
प्लस माइनस 1 4 माइनस 5 1 एंड 2। अब इसके बाद क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिले तब तक जितने भी ऑपरेटर्स आपके स्टैक पे रखे हैं वो हमें क्या करने हैं, पॉप। तो ओपनिंग ब्रैकेट के मिलने तक, क्लोजिंग ब्रैकेट के मिलने तक क्या मिला हमें, माइनस। तो वो हमने पॉप करके कहाँ डाल लिया, एक्सप्रेशन में। और यहाँ क्या बच गया, प्लस। अब है डिवाइड। डिवाइड का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा 1 4 माइनस 5 इंटू 1 2 माइनस, फिर उसके बाद है 3 प्लस 1 2 माइनस 3, फिर है इनटू। इनटू का क्या मतलब है, प्रेसिडेंस हायर और इक्वल हमें क्या करना है, पॉप करना है। बट डिवीजन का हाँ पॉप करना है, प्रेसिडेंस हायर और इक्वल। नहीं नहीं, हायर और इक्वल इसमें नहीं होता, लोअर और इक्वल में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टार। तो ये रहेगा यहाँ, और 1 4 माइनस 5 इंटू 12 माइनस 3, फिर है 2 प्लस माइनस स्टार 1 इंटू 1 2 माइनस 3 2। अब एक्सप्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो अब आपको क्या करना है, रिमेनिंग जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं स्टैक में उनको बस पॉप करना है। तो उनको पॉप करने का मतलब 1 4 माइनस 5 इंटू 1 2 माइनस 3 2। अब पॉप कैसे होंगे, पहले स्टार, फिर डिवाइड, फिर प्लस। अब ये मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, रिवर्स एक्सप्रेशन है। अब मुझे आंसर कहाँ से मिलेगा, आंसर मिलेगा इसको रिवर्स करके फिर से। तो रिवर्स द स्ट्रिंग प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई 2 3 माइनस 2 1 इंटू 5 माइनस 4 1। तो ये आपका क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रीफिक्स। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? एक्सक्यूज मैम, यस हाँ मैम। बोलो। मैम जो आपने स्टार पे ऑपरेटर लगाया है वो तो डिवीजन से छोटा है, हाँ तो हाँ उसको हाँ, तो पॉप होना नहीं चाहिए। डिवीजन से छोटा नहीं है, दोनों सेम लेवल पे हैं। डिवीजन और आपका स्टार जो है वो दोनों सेम लेवल पे हैं। अगर जो इनकमिंग होता वो उससे छोटा होता तब हम पॉप करते हैं ना। ओके मैम। मैम इक्वल भी तो होता है मैम, हाँ तब भी तो मैं बता सकते हो बताया ना है इसको पॉप। इक्वल, यहाँ पे हमने बताया है, बट सबसे पहला जो होना चाहिए वो आपका ग्रेटर होना चाहिए। पॉप हमें उन सभी को करना है जो इक्वल है, उनको भी पॉप करना है। बट जो पहला इनकमिंग आपका है वो छोटा होना चाहिए जो भी एग्जिस्टिंग है उनसे। अगर वैसा होता, अगर मानो यहाँ पे भी हमारे पास जैसे डिवीजन है, ठीक है, और आता नेगेटिव। अगर मेरा इनकमिंग होता माइनस का साइन, माइनस का साइन इससे छोटा है आपके डिवाइड वाले साइन से, राइट। तो हम क्या करते, डिवाइड को और प्लस को दोनों को क्या कर लेते, पॉप कर लेते। ठीक है। अब क्योंकि स्टार जो है वो और ये दोनों एक ही लेवल पे हैं तो इसीलिए हमने पॉप नहीं किया। हम ये वाला जो फॉर्म ये है, ये वाला बॉड मास की बजाय ये वाला इसमें मान के चलते हैं कि एक्सप्रेशन जो ये आपका एक्सपोनेंट होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक लेवल पे होते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक लेवल पे होते हैं। तो इनकमिंग अगर प्लस है और ऑलरेडी माइनस है तो वो एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। बट अगर इन एग्जिस्टिंग स्टार है और इनकमिंग प्लस है तो आपके जितने भी उससे इक्वल या उससे बड़े होंगे वो सारे पॉप हो जाएंगे। इज इट फाइन? यस मैम। मैम प्लीज थोड़ी देर इसको
इसी स्लाइड पे रहने दे मैम, नोट डाउन करना है तो। हाँ हाँ, आप नोट कीजिए और आई विल चेक वन थिंग. हो गया नोट डाउन? यस मैम। ओके, सो आई शेयर दी स्लाइड्स, और ये जो आपका ये वाला है ये भी आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है? और इनफिक्स टू प्रीफिक्स, और इसकी स्लाइड्स आई विल शेयर विद यू. Okay, so what is next? We have to discuss about the recursion. Okay, so can anyone tell me what is a recursion? Have you used it somewhere? मैम पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स नहीं आता है? नहीं, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स नहीं है. हेलो मैम. हेलो Yes, 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 yes. मैम, रिकर्जन बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक कि बेस केस रीच ना हो जाए. बेस केस के बाद देन वो रिटर्न करना स्टार्ट करता है. Right. Any other? Any other? आपने यूज किया है कुछ कैलकुलेट करने के लिए? किसी ने यूज किया है? फैक्टोरियल निकालने के लिए. हाँ, फैक्टोरियल निकालने के लिए. तो क्या लॉजिक लगता है वहां पे? n into fact n minus 1. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उससे एक्सप्लेन करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग लिखो, रिकर्जन. ठीक है, रिकर्जन में बेसिक जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए. और रिकर्जन और इटरेशन में क्या फ़र्क है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो रिकर्जन क्या होता है? जब भी मेरे पास कोई एक ऐसी टेक्निक होती है, मतलब कोई एक ऐसा काम होता है जो मुझे रिपीटेडली कई बार करना है, तो या तो हम एक तरीके से कर सकते हैं कि हम उसी काम को लूप चला लें और लूप चला के उतनी बार वो काम करें. ठीक है, और वंस हम उसको उसमें पहुंच गए, लास्ट सिचुएशन पे पहुंच गए या फाइनल जो कंडीशन है उस पर पहुंच गए, तो उसके बाद वो प्रोग्राम बंद हो जाए. ठीक है, तो हम लूप में कर सकते हैं वो काम, तो फिर हम रिकर्जन क्यों करें? क्या वो है, मतलब मुझे जब भी कुछ काम करना है या कुछ भी करना है तो मैं उसको रिकर्जन के थ्रू क्या क्यों करूं? कोई बता सकता है? क्यों करना है, मतलब हमको रिकर्जन क्यों यूज करना है? इटरेशन के थ्रू भी तो वो काम हम कर सकते हैं. Why we are going for recursion? Why do we think that recursion has less complexity than the iteration one? Yes, anyone? See, even if we talk about recursion or the iteration, basically we are talking about looping, right?
Yes or no? We are taking the recursion as a loop and we are taking for, while, do while for looping in the iteration. But in the case of recursion, what we are doing? We are calling a function again and again till a final condition is met. ठीक है. बट इस केस में क्या होगा, रिकर्जन के केस में क्या होगा, जैसे रिकर्जन कैसे काम करता है, जैसे मेरा ये एक मेन फंक्शन का ब्लॉक है, कोई भी एक ब्लॉक है, ये फंक्शन ब्लॉक है, ठीक है. ये क्या करता है, खुद को कॉल करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर खुद को कॉल करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर से खुद को कॉल करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, ऐसे चलता रहता है. ठीक है. अब मानो एक बार जो है मेरी फाइनल कंडीशन मेट हो गई, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म. फिर यह क्या करेगा, फिर ये यहाँ से क्या करेगा, ये वाली जो सबसे लास्ट आई थी वहाँ पे वापस जाएगा. फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो उससे पिछले वाली पे वापस, मतलब एक तरीके से तो ये ऐसे 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 गया, फिर ऐसे 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 हुआ. ठीक है. तो ये इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या ज़रूरत है, क्या एडवांटेज लगता है आपको इसके सामने कि हमने ये रिकर्जन इसलिए यूज़ किया, कोई बता सकता है? Yes, anyone? Anyone? Advantage, any advantage you think of? मैम मेमोरी स्पेस कम लेता है. नहीं. मैम रीयूज ऑफ कोड, और इसमें एरर फाइंड करना आसान होता है थोड़ा. चलो रीयूज ऑफ कोड ले सकते हो. एरर फाइंड करना आसान होता है, कैसे? मैम हमें बस उस पर्टिकुलर फंक्शन के ब्लॉक में ही देखना पड़ता है कि कहाँ एरर आ रही है, पूरा प्रोग्राम ना एग्जीक्यूट करते. ओके, ठीक है. स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो है ना, दे कैन ओनली बी सॉल्व्ड यूजिंग रिकर्जन. स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ रिकर्जन को यूज़ करके ही सॉल्व की जा सकती हैं. जैसे कि एक प्रॉब्लम है जो अब हमारे सिलेबस में भी है, हम पढ़ेंगे, वो है टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम. टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम. टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम क्या बोलती है कि हमारे पास 3 स्टैंड हैं, ए, बी और सी, जहाँ पे 3 डिस्क रखी हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, मैं 3 डिस्क का वो ले रही हूँ, जो कि कुछ ऐसी हैं. आपने बच्चों का ऐसा टॉय देखा होगा जिसमें कि हम सबसे बड़ी जो आपकी डिस्क है वो सबसे नीचे रखते हैं, उससे छोटी उससे ऊपर और सबसे छोटी सबसे ऊपर. हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि हमको ये जो तीनों स्टिक हैं ये सी में मूव करनी है एज इट इज़. सबसे बड़ी जो सबसे नीचे आए, उससे छोटी उससे ऊपर, और ये वाली उससे ऊपर. तो हम क्या करें कि हम ये प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व कर पाएँ. इस प्रॉब्लम में एक कंस्ट्रेंट है. कंस्ट्रेंट क्या है, कभी भी आप एक छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रख सकते. आप हमेशा एक बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क रख सकते हो. ठीक है. तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्विंग का थोड़ा सा एग्जांपल मैं बता देती हूँ. अगर मैं ये इंटरमीडिएट नोड पे शिफ्ट करूँ, सबसे हाईएस्ट मैंने शिफ्ट की यहाँ, फिर ये जो नेक्स्ट वाली है लेट वो शिफ्ट की यहाँ. ठीक है. तो अब ए में क्या पड़ा है, ये ए है, सबसे बड़ी डिस्क ए के पास है, सबसे छोटी डिस्क बी के पास है, और मिडिल साइज वाली सी के पास है. ठीक है. फिर अब आप चाहो तो ये बी वाली यहाँ मूव कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये तो कहीं और मूव होगी नहीं, तो लेट ये हमने यहाँ मूव कर दी. तो आपके जो ये स्टेटमेंट्स हैं, जो भी ये सॉल्यूशंस हैं, ये आप यूजिंग रिकर्जन ही सॉल्व कर सकते हो, और कोई तरीका इसको सॉल्व करने का नहीं है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में. तो जो स्पेसिफिक या तो है, मतलब आप बहुत लंबा उसको लेके चलते रहो, बहुत लंबा 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 चलते रहो तो है, अदरवाइज नहीं. ठीक है. अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है. ए को मैं कहाँ मूव कर सकती हूँ, कहाँ मूव कर सकते हैं, ए को कर सकते हैं कहीं मूव? मैम ये तो बड़ा है ना मैम, हाँ, कहीं मूव हो सो वो सकता अपनी है. पोजीशन फिक्स रहेगा. हाँ, तो एक काम कर सकते हैं हम,
हाँ, इसको हम ए पे मूव कर सकते हैं, सबसे छोटी वाली डिस्क को। तो यहाँ पे सी पे मूव करने की बजाय अगर मैं यहाँ पे ए पे मूव करूँ तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी डिस्क यहाँ आ जाएगी। फिर आप सी को क्या कर सकते हो, सी वाली डिस्क को बी में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये ए के ऊपर वाली डिस्क को बी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। फिर आपकी जो सबसे बड़ी डिस्क है वो कहाँ आ जाएगी, सी में, ठीक है। तो अगर ये वाला सोल्यूशन लेके चलते हैं, ये वाला, तो इस केस में मेरे पास सबसे बड़ी डिस्क और सबसे छोटी डिस्क ए में है, बी एम्प्टी है और सी में मिडल वाली डिस्क है, ठीक है। अब सी वाली डिस्क मैं कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, बी में, तो ये यहाँ आ गई। इसके बाद ये है मेरे पास सबसे बड़ी वाली डिस्क ए में, बी में है मिडल वाली डिस्क और मैंने उसके ऊपर छोटी डिस्क भी डाल दी, और सी मेरा एम्प्टी है। अब ये ए को हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, सी में, ये बी है, इसमें सबसे बड़ी वाली सॉरी मिडल वाली, सबसे छोटी वाली, और सी में क्या आ गया, सबसे बड़ी वाली डिस्क, ठीक है। अब आप इसको यहाँ मूव करो, सबसे छोटी आई ए में, मिडल वाली है बी में और सबसे बड़ी वाली केस में है सी में। अब बी से कहाँ आ जाए, सी में, ये हो गया ए में है सबसे छोटी वाली, बी एम्प्टी हो गया, सी में सबसे बड़ी उससे छोटी, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, सिर्फ ए और बी को खाली छोड़ के सी में क्या रखना है, सबसे बड़ी उससे छोटी और सबसे छोटी, ठीक है। तो कई तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। अब ये देखो मैं इस स्टेप पे गई थी, यहाँ से भी सॉल्यूशन हम डिराइव कर सकते हैं, बट यहाँ क्या है, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ रहा है। यहाँ से पहले आपने यहाँ मूव किया, फिर आप यहाँ से फिर यहाँ मूव कर रहे हो, या ए को यहाँ मूव कर रहे हो, फिर इसको यहाँ मूव कर रहे हो, कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है टावर ऑफ हेनॉय की प्रॉब्लम, ये कैसे सॉल्व होएगी, यूजिंग रिकर्जन। यूजिंग रिकर्जन कैसे सॉल्व होएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक एडवांटेजेस जो है वो रिकर्जन के, वो ये है कि आप कोड को रीयूज़ कर सकते हो। सबसे पहले रिकर्जन होता क्या है, एक फंक्शन ब्लॉक जो खुद ही को बार बार कॉल करता है, एक फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता है, उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। और एडवांटेज क्या है, ये रीयूज़ हो सकता है कोड, और आपका जो प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लाइक टावर ऑफ हेनॉय, और इसके अलावा आपकी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि बाइनरी ट्रीज, जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, वो सिर्फ रिकर्जन से ही अच्छे से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम रिकर्जन की बात करें, मतलब उसकी बात करें कि और क्या फंक्शन हो सकता है, हम विदाउट इनिशियलाइजेशन भी इसको चला सकते हैं। मतलब अगर हम लूप की बात करें, इटरेटिव लूप की, तो उसमें इनिशियलाइजेशन और फाइनल कंडीशन और उसके अलावा अपडेटिंग जो है उसकी, वो सब कुछ हमें मेंशन करना पड़ता है। और उन फंक्शंस में, इटरेटिव फंक्शंस में क्या होता है कि आपको आई प्लस प्लस या आई प्लस टू ऐसा कुछ करके करना पड़ता है। बट जो आपका रिकर्जन होता है उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत अलग होती हैं, उसकी वैल्यूज़ बहुत डिफ़र करती हैं। आप कोई भी किसी भी तरीके से उसको आपकी कंडीशन तक लेके जा सकते हो। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, कि उसको रिटर्न फंक्शन, बहुत सारे रिटर्न एड्रेसेस रिमेंबर करने होंगे, ठीक है। दूसरा, ऑक्यूपाइज लॉट ऑफ मेमोरी, क्योंकि बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है तो स्टैक भी मेंटेन कर रहा है, उसके टेम्परेरी पैरामीटर्स भी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत स्लोअर होता है। स्लोअर क्यों, क्योंकि लूप में क्या होता है, एक ब्लॉक जो आपका जैसे लूप चल रहा है, तो लूप मैंने आपको बताया ना कि लूप चलेगा ऐसे, बट रिकर्जन में क्या है, पहले ऐसे चलेगा और फिर ऐसे चलेगा और वापस अंदर आएगा। तो ये क्या हो गया, डबल टाइम हो गया, राइट। पहले हम अगर लूप की बात करें तो वो इनिशियल कंडीशन से लेके फाइनल कंडीशन तक जाएगा और स्टॉप, बट अगर हम रिकर्जन की बात करें तो इनिशियल से फाइनल तक जाएगा और फिर फाइनल से इटरेट होते होते वापस आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जैसे मेरे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसकी ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, लेट 5 फंक्शन, फिफ्थ लाइन पे मैंने इस फंक्शन का नाम लेट से रिकर्स था, रिकर्स, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से रिकर्स को कॉल किया, तो ये फिफ्थ लाइन से कहाँ गया, फिर से ऊपर चला गया, 1 से स्टार्ट हो गया, फिर ये दोबारा कॉल हो रहा है रिकर्स, फिर यहाँ ऊपर चला गया, फिर दोबारा कॉल हो रहा है,
फिर ऊपर चला गया, कब तक जाता रहेगा? जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती रहेगी। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो उतनी बार ये क्या कर रहा है, रिकर्स करके दोबारा फर्स्ट स्टेटमेंट पे जा रहा है। ठीक है, अब मानो एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उस केस में क्या होगा, फिर ये आएगा 6 पे, 7 पे, 8 पे। ठीक है, अब 6 7 8 हो गया। अब लूप अगर होता तो फाइनल कंडीशन आने के बाद रुक जाता, बट रिकर्स में क्या होगा, हम यहाँ जितनी बार गए थे उतनी बार वापस आके 6 7 8, उतनी बार वापस आके 6 7 8, उतनी बार वापस आके 6 7 8 हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा या उन स्टेटमेंट से जाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, इस पूरे कंसेप्ट को क्या कर देता है, बहुत ही स्लोअर बना देता है। ठीक है, स्लोअर का मतलब क्या हो सकता है, डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, मोर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो एडवांटेज एज सच मुझे इतने कोई एडवांटेजेस नहीं दिखते हैं रिकर्जन के। अगर मैं आपको एक ऐसा एक्सप्लेन करूं कि ये कंसेप्ट है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होती है इसलिए हमें टेक्निक यूज़ करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ कि मोर टाइम कंज्यूमिंग, इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ज़्यादा है। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रिकर्जन से बहुत ईजीली इम्प्लीमेंट होती हैं, उन केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप किसी और डेटा स्ट्रक्चर से इसको इम्प्लीमेंट करोगे, टार ऑफ हेनोई को, तो बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप इसको रिकर्जन से सॉल्व करोगे तो बहुत कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? Anyone having any doubt? Okay, so do one thing, write down in your notebook principles of recursion. एक heading बनाओ, ऊपर लिखो principles of recursion, या उससे पहले एक काम करो, डेफिनेशन थोड़ी सी मैं, a recursive function, a recursive function is a function, a recursive function is a function which calls itself, which calls itself, full stop. It must have a base criteria, it must have a base criteria and a final criteria, base criteria and a final criteria, full stop. Every time the function, every time the function calls itself, every time the function calls itself, comma, it should be closer to, it should be closer to the final condition, it should be closer to the final condition, full stop. Next जो आप हेडिंग लिख रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ रिकर्जन, तो दो प्रिंसिपल हैं वो लिख लो, सिर्फ एक एक लाइन के हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ रिकर्जन, नंबर 1, each time a function calls itself, each time a function calls itself, it must be closer, it must be closer to a solution, it must be closer, closer to a solution. Number 2, and there must be a decision criteria, there must be a decision criteria for stopping the process or computation, for stopping the process or computation. So write down
the assignment for you. You have to write down the advantages and disadvantages of recursion. That is the first question. Okay, and the second question is comparison of iteration and recursion. This is the important one because in exams they may ask you the difference between iteration and maybe 1 or 2 mark question, but it will be there. Okay, next heading मतलब recursion में ही, but the next heading is recursion through, just one moment, let me check whether that is also in the syllabus or not. Principles of tail recursion. Okay, next heading is tail recursion. What is the meaning of tail recursion? Have you heard about it? The Tower of Hanoi problem is मतलब जब simplest type of recursion we use is the tail recursion, जो अभी अभी हमने explain किया है, that is nothing but the tail recursion. तो function call itself and last executed जो भी होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोल देते हैं. मतलब अगर हम सिंगल रिकर्सिव फंक्शंस हैं और बिल्कुल लास्ट में अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेल रिकर्जन. मतलब 1 मिनट, जैसे कि यही सेम जो आपका रिकर्जन हमने लिया था उसी को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो आई शेयर इट अगेन. तो अगर हम इसकी बात करें, इस रिकर्जन की बात करें, तो रिकर्जन में क्या होता है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसमें दिखाया इस प्रॉब्लम में कि मेरी जो ये वाली लाइन है, 5th लाइन जो है, फिर इसके बाद 6 7 8 6 7 8 6 7 8 एग्जीक्यूट होगा, मैंने आपको बताया ना. तो अगर हम इसकी जगह ऐसा प्रोविज़न बना लें कि हम जब भी रिकर्जन का जो मेन फंक्शन है, रिकर्जन का जो फंक्शन है उसको कॉल करें तो वो हमेशा लास्ट स्टेटमेंट हो. जैसे कि ये मेरा फंक्शन है, अगर 4 5 6 जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, तो मेरा जो फंक्शन कॉलिंग का जो भी मेरा लेट मैं उसको नाम दे रही हूँ टेल रिकर्जन. तो जो भी फंक्शन कॉल हो रहा है वो मेरा लास्ट में हो रहा है, टेल में हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, टेल रिकर्जन. ठीक है, जैसे हम किसी भी प्रोग्राम को कॉल करते हैं, जैसे हम इसमें अगर हम आपको बोले कि मैंने रिकर्स को कॉल किया, मैंने पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पे थी, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे मैंने कॉल कर लिया. फिर उसके बाद जब भी रिटर्न होके आएगा तो मुझे ये 6 7 8 भी करना पड़ेगा. फिर दोबारा जब रिटर्न होके आएगा 6 7 8 के बाद भी तो रिटर्न होगा, फिर और अगले प्रोग्राम का, अगले मतलब प्रीवियस का हमें 6 7 8 करना पड़ेगा, फिर उससे प्रीवियस का 6 7 8 करना पड़ेगा. तो उसमें क्या है, अगर हम टेल में लगा देते हैं, मतलब लास्ट स्टेटमेंट बना देते हैं, तो हमें सिर्फ जैसे ही हमारा लूप एग्जिट होगा, तो लूप एग्जिट होते ही क्या हो जाएगा, आपके सभी से रिटर्न हो जाएगा. क्योंकि हमने अगर लास्ट में रखा है तो जैसे ही यहाँ से एग्जिट होगा तो इसका मतलब सारे एग्जिट हो जाएंगे. तो ये टाइप की रिकर्जन हमें एक फील दे देती है कि हम जैसे लूप में वर्क कर रहे हैं. तो हम अपनी रिकर्जन को बेटर बना सकते हैं अगर हम टेल रिकर्जन टेक्निक यूज़ करें. ठीक है, तो अब कोई आप में से कोई ऐसा है जिसको रिकर्जन नहीं समझ आया, रिकर्जन क्या होता है वो नहीं समझ आया, कोई ऐसा तो नहीं है ना? नहीं तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फैक्टोरियल का. ठीक है, फैक्टोरियल कैसे होता है, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है. फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये जो वैल्यूज़ आती है वो क्या आ जाती है आपकी, जो भी इसका सम होगा वो आपका क्या होगा, फैक्टोरियल होगा.
ठीक है। तो अगर हम इसको लूप के थ्रू करें तो क्या होगा, पहले 5 इंटू, मतलब आपको लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा, जैसे लूप चलाएं अगर फॉर i इज इक्वल टू 5, i शुड बी ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फैक्ट लेना पड़ेगा और फैक्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, i से। ठीक है, उसके लिए फैक्ट ऊपर 1 ले लो। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और एग्जिट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ये क्या है आपका इटरेटिव तरीका, जिसको आप क्या बोलते हो, इटरेशन। इटरेशन में क्या है कि मैंने फैक्ट को 1 ले लिया और i से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। तो वाई वी शुड गो फॉर रिकर्जन, रिकर्जन इज अ कंसेप्ट दैट वी शुड नो। उसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिकर्जन और इटरेशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक आपको फंक्शन बना के बता रही हूँ, इंट एन इंट फैक्ट। वैसे आप इंट एन से भी चला सकते हो। ठीक है, अब मानो कि जो ये फैक्ट को मैंने 1 दिया है, अगर हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स बिटवीन 32 टू लेट्स से 15, तो मुझे क्या करना है, इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, तब आप ये सेम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो, एक जगह आपका 32 आ जाए और जो आपकी फाइनल वैल्यू है वो आ जाए 15। तो आपका ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ये तब तक खुद को कॉल करेगा जब तक कि 15 नहीं हो जाता। ठीक है, बट मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर मेरा n जो है वो 1 के इक्वल हो गया इस केस में, तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है फैक्ट को। अदरवाइज मुझे कॉल करना है फैक्ट को विद n-1 एंड n इंटू फैक्ट। ठीक है, इनिशियली जो आपका वैल्यू है फैक्टोरियल का वो है 1। जब हम मेन फंक्शन से अगर कॉल करते हैं तो मेन फंक्शन में यूज़र से बोलते हैं टेल मी द नंबर विच यू वांट टू, अगर जो भी वैल्यू बताता है उसको मैंने n में प्लेस किया, फिर मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल, तो वहाँ कोई एक वैल्यू ले लिया, वैल्यू में आप किसको कॉल कर रहे हो, फैक्टोरियल को कॉल कर रहे हो यूजिंग n एंड 1। तो आप जब पहली बार इस फंक्शन को कॉल, जो भी यूज़र ने वैल्यू दिया वो, और फैक्ट की वैल्यू क्या आ रही है 1। अगर n की वैल्यू भी 1 है तो आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है फैक्टोरियल को। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 नहीं है, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आई थी 5, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 5 आई थी तो आपने किसको कॉल करना है, सेम फंक्शन को n-1। तो इसका मतलब अब इसमें n की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, और n इंटू फैक्ट, अब फैक्ट की वैल्यू क्या आ गई है, n इंटू फैक्ट किस लिए, n इंटू फैक्ट किस लिए, क्योंकि हम इस फैक्ट की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। तो अब n इंटू फैक्ट का क्या मतलब है, फैक्ट की वैल्यू थी 1 और n की वैल्यू थी 5। तो अब हमने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया 4 और 5 से। ठीक है, अब चेक किया n की वैल्यू 1 है, नहीं, n की वैल्यू 4 है, तो फिर क्या करना है, कॉल करना है 3 को, n-1, मतलब अब 3 को कॉल करना है, दोबारा इस फंक्शन को कॉल करना है 3 से। और n इंटू फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 5 इंटू n की वैल्यू क्या थी, 4, तो ये हो गया 20। ठीक है, फिर हम दोबारा रिटर्न कर रहे हैं, मतलब फिर दोबारा यहाँ पे आ गए, n की वैल्यू 1 है, नहीं, n की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, n की वैल्यू 3 है, तो हम एल्स पार्ट में गए, एल्स में क्या बोल रहा है, फैक्ट को कॉल करो यूजिंग n-1, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 2 और फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई n इंटू फैक्ट, 20 इंटू 3 60। ठीक है, फिर हमने कॉल किया फैक्टोरियल को, n की वैल्यू 1 है, नहीं, n की वैल्यू 1 नहीं है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से जा रहे हैं फैक्ट को, n की वैल्यू हो गई 1 और 60 इंटू 2 ये हो गया 120। ठीक है, अब फिर से हमें किसको कॉल करना है, इसको। अब यहाँ देखो n की वैल्यू क्या है 1, यस, n की वैल्यू क्या है 1। अब हमें क्या कर देना है, रिटर्न 120 क्या हो गया, रिटर्न हो गया, वैल के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, 120। ठीक है, तो ये जो रिकर्जन है ये किस टाइप का है, टेल रिकर्जन, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल लास्ट में लगाया है।
और यहाँ इस मेन फंक्शन के बाद भी बस स्टेटमेंट रहेगी प्रिंट एफ। आप वैल प्रिंट करो और आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, तो लूप भी ऐसे ही चलता था, ये भी ऐसे ही चलता है, बल्कि इसमें तो बार बार आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और अगर इसके बाद और स्टेटमेंट्स होती तो क्या होता है, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। ठीक है, तो टेल रिकर्जन का कंसेप्ट समझ आया सभी को, और फैक्टोरियल का ये प्रोग्राम समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है? यस, एनीवन? नो वन? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, डू वन थिंग, मेक अनदर हेडिंग, टेल रिकर्जन हो गया। टेल रिकर्जन का कंसेप्ट समझ आ गया। टेल रिकर्जन एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन का कंसेप्ट क्या है कि हम टेल में रिकर्जन मतलब लास्ट स्टेटमेंट में क्यों लगाएंगे, ताकि हमको रिटर्न करने के बाद, जब हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे, हर फंक्शन से रिटर्न करने के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा जो काम है, जो हमें दोबारा उसमें डाल सकता है लूप में, वो ना करना पड़े। ठीक है, जो हमारा फॉरवर्ड लूप था वो डायरेक्ट एग्जिट हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, टेल रिकर्जन यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हेडिंग लिखो, टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम। टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम। टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 डिस्क के साथ बताया था, बट एक्चुअली हमारे पास n नंबर ऑफ डिस्क हो सकती हैं। ठीक है, तो n नंबर ऑफ डिस्क के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे मूव होगा, वो डिपेंड करेगा एक एल्गोरिदम पे और एक कैलकुलेशन पे। तो वो सारी कैलकुलेशन एक बार में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए किसी को कोई डाउट्स हैं तो पूछ लो। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? Okay, so 125 are here. Those who have joined late, अटेंडेंस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, अटेंडेंस उसी हिसाब से लगेगी। अगर आपके कोई रीजंस हैं, आप लोगों ने क्यों अटेंड नहीं किया टाइम से, तो लेट मी नो। यस, एनीवन? आपके पास कोई रीजन नहीं है लेट ज्वाइन करने का? सीएस के क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स प्लीज लेट मी नो कौन एब्सेंट है। ओके मैम। सीआईटी के भी कौन कौन एब्सेंट है? मैम आई हैव टेकन द अटेंडेंस ऑन 9:20। ओके, तो आप मुझे उसका वो भेज दो, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, आई विल मार्क। मैम उसमें सीएस और सीआईटी दोनों है मैम, आप लिख लीजिए, मैं आपको मैम ओके, करते हैं व्हाट्सएप। हाँ ठीक है। अच्छा, अब जो बाद में लेट आए थे, ज्वाइन जिन्होंने लेट किया था, आप मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है, हम आपने बीच से ज्वाइन किया, कुछ ऐसा हो जो समझ ना आया हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया वो एग्ज़ाम में आने ही वाला है, आएगा ही उसमें से क्वेश्चन। पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एटलीस्ट पीयूई और उस सब में तो आएगा ही, फ्यूचर में भी आएगा, और गेट के एग्जाम्स में भी एक आधा क्वेश्चन आता ही है इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने के लिए। कोई एक्सक्यूज मी डाउट्स हैं किसी को? हाँ बोलो। मैम, आपने जो बताया मैम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का, हाँ, तो मैम अगर दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के आते हैं तो मैम पॉप ऑपरेशन नहीं होगा फिर? देखो, अगर पहले माइनस रखा हुआ है और प्लस आता है यस तो मैम। कुछ नहीं होगा, बट अगर पहले रखा हुआ है स्टार और प्लस आता है तो पॉप होगा, और तब मैम पॉप होने टाइम जितने उसके इक्वल वाले हैं वो भी पॉप होंगे। मैम मैंने एक दो यूट्यूब चैनल पे मैम देखा, मैम हम्म, उसमें मैम बताता है कि मैम अगर कोई भी दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के आते हैं तो मैम सेम प्रेसिडेंस के दो ऑपरेटर नहीं रह सकते, तो मैम जो ऑपरेटर पहले आएगा मैम वो पॉप हो जाएगा। मैम जैसे अगर पहले डिवीजन है। लॉजिक, हाँ लॉजिक तो वैसा ही था, बट उस प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसमें यस मैम। प्लस बाद में ही मतलब जो हमने स्टार रखा था और डिवाइड था, हाँ मैम। तो उस वाले केस में वो मतलब नहीं अप्लाई हुआ वो रूल, वैसे रूल वही रहता है।
तो मैम अगर इक्वल और जैसे मैम पहले स्टार है और फिर डिवीजन आता है तो मैम उसे नहीं करेंगे चेंज, पॉप नहीं करेंगे फिर स्टार को? उस केस में शायद करेंगे, मैं चेक करती हूँ और फिर बताती हूँ आपको नेक्स्ट। वेरीफाई करिए मैम, क्योंकि फिर से आंसर चेंज हो जा रहा है बिल्कुल। हाँ 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 पक्का। यस, ओके मैम। और किसी को कोई डाउट? मैम बट मैम अभी डिवीजन और स्टार वाला तो मैम दोनों को सेम रखा गया था ना। इक्वल वाले केस में भी एक्चुअली होता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ से मैंने आपको, एक मिनट हम चेक कर सकते हैं, हम खुद भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। मैं शेयर करती हूँ स्लाइड फिर से और हम उस प्रॉब्लम में, एक मिनट। कौन सी स्लाइड में हमने किया है? इसमें फिक्स टू प्रीफिक्स वाले में। इनफिक्स टू प्रीफिक्स में। तो आप इसको सॉल्व करके देख लो खुद से। ठीक है, तो हम खुद से सॉल्व करके देख लेते हैं। ये है 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 1। ये स्टेटमेंट है मेरे पास। आप सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाय ब्रैकेट आ जाएगा माइनस 1 2 सॉरी 2 1 हेलो मैम बाहर हो गई भाई, मैम है ही नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन। क्लास लीव कर सकते हैं भाई? मैम का ऑफिशियल मैसेज है कि अभी उनका नेट इश्यूज आ रहा है, क्लास लीव कर सकते हैं। हाँ